गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पोते बंसी के साथ रहती थी। बंसी के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बंसी गांव में खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी लाता उसी से उनका खर्च चलता था। उनके पास एक गाय थी जो थोड़ा बहुत दूध दे देती थी, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। एक बार जब बंसी खेतों से काम करके वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दादी सो रही थी। उसने दादी को जगाया। तब दादी बोली, मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है बेटा, मुझे वैद्य जी के पास ले चलो। बंसी ने जाकर दादी का संदूक खंगाला तो उसमें सिर्फ 20 रुपए पड़े थे। वो 20 रुपए लेकर दादी को गांव को वैद्य जी के पास लेकर गया। वैद्य जी ने दादी की नाड़ी देखी और बताया कि लगता है तुम्हारी दादी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसकी वजह से उनकी फेफड़ों में धुआं जम गया है और इस वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं अभी कुछ दवा दे देता हूँ, कुछ खाने के बाद उनको खिला देना। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि उनको धुआं ना लगे, वरना समस्या काफी बढ़ जाएगी। बंसी ने घर आकर दादी का बिस्तर दालान में लगा दिया और खुद ही खाना बनाकर दादी को खिलाया। फिर बोला, दादी आप दवा खा लो और आराम करो, मैं अभी आया। वो जिस ठेकेदार के खेतों में काम करता था उनसे कुछ पैसे मांगे पर ठेकेदार ने कह दिया, पैसा अभी नहीं मिल सकता। बंसी सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसके मन में आया कि अगर घर का खाना मैं खुद ही बनाया करूं तो दादी को धुआं नहीं लगेगा। वो रोज सुबह उठकर दादी के उठने से पहले ही पूरा खाना बना लेता। उसने सोचा इस बार जब पैसे मिलेंगे तो एक गैस वाला चूल्हा खरीद लाएगा। उनके गांव में तो गोबर वाली गैस से लोगों के घर में लाइट भी जलती है और चूल्हा भी जलता है, पर इन सब के लिए तो काफी पैसे लग जाएंगे। एक दिन वो काम पर जा रहा था कि तभी गांव के सरपंच मिल गए। उन्होंने बंसी से कहा, अरे बंसी, हमारा जानवरों की देखभाल करने वाला हरिया अपने बेटे के साथ बनारस चला गया है। क्या तुम किसी को जानते हो जो सुबह शाम जानवरों का चारा पानी और साफ सफाई कर दे? अरे ये काम तो मैं ही कर दूंगा, उसके बाद काम पर चला जाऊंगा। दूसरे दिन से ही उसने सरपंच के घर का काम पकड़ लिया। उसने सोचा जब पगार मिलेगी तो सबसे पहले एक गैस का चूल्हा खरीद लूंगा, फिर धीरे धीरे गोबर गैस भी लगवा लूंगा। वो दादी को रसोई में जाने ही नहीं देता था। दादी भी अब ठीक हो गई थी। जब पहली बार सरपंच ने उसको पगार दी तो वो गैस का चूल्हा ले आया, रसोई में रख दिया। दूसरे दिन वो खेतों पर जाने से पहले खाना बनाने गया तो देखा चूल्हे पर चाय बनकर तैयार रखी है। दादी आपने चाय क्यों बनाई? मैं आ तो रहा था। मैं तो रसोई में गई ही नहीं। फिर उसे लगा कि शायद दादी उसके डर से बहाने कर रही है। दोनों ने चाय पी। बर्तन रखने रसोई में गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना था। चूल्हे के पास ही सब्जी और रोटी ढककर रखी थी और चूल्हे पर गरम गरम हलवा रखा था। उसने सोचा दादी तो मेरे साथ चाय पी रही थी, ये कौन बनाकर रख गया? ना चूल्हा जला ना धुआं धक्कर, फिर ये सब कैसे हुआ? उसने दादी को कुछ भी नहीं बताया और मन ही मन उलझते हुए उनसे कहा, दादी मैं निकल रहा हूँ, आप खाना खा लेना, हलवा भी बना दिया है आज। दादी उसका मुंह देखने लगी। उन्होंने सोचा एक ही महीने में कितना कुछ सीख गया। शाम को घर आया तो वो थकान लग रही थी। उसने सोचा अभी उठूंगा तो आज खिचड़ी ही बना लूंगा। थोड़ी देर में जब वो रसोई में गया तो उसके नाक में देसी घी की छोंकी खुशबू भर गई। उसने देखा कि चूल्हे पर खिचड़ी बनकर तैयार है। वो खुशी से दादी के पास आया और बोला, दादी आपको पता है मैं जो गैस का चूल्हा लाया हूँ ना, वो जादुई है। क्या? हाँ दादी,
आज तो मैंने कोई खाना नहीं बनाया। सुबह से हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं सब जादुई चूल्हे की कमाल है। बंसी, गैस का चूल्हा तो वाकई जादू ही लग रहा है। अच्छा दादी, आप बोलिए, आपको अभी क्या खाने की इच्छा है? दादी हंसने लगी और बोली, चलो तुम कह रही हो तो बताती हूँ। मुझे बड़े दिनों से मालपुए खाने का मन हो रहा था, पर तुम तो मुझे रसोई में जाने ही नहीं देते। वंशी जल्दी से रसोई में गया तो देखा वहाँ गैस के चूल्हे पर 10 मालपुए ढककर रखे हुए हैं। वो चिल्लाया, दादी जल्दी आओ और देखो। दादी जब आई तो मालपुए देखकर दंग रह गई। दोनों ने मालपुए खाए और बचे हुए उठाकर रख दिए। रात को जब बंसी सो गया तो दादी चुपके से रसोई में गई और गैस के चूल्हे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। फिर बोली, हे देवता, अब जो भी है हमें सच्चाई बता दे ताकि मेरे बेटे की और हमारी उलझन दूर हो जाए। तभी पूरी रसोई उजाले से भर गई। एक रोशनी हुई और अदृश्य आवाज आई। वो बहुत ही मधुर आवाज थी। मैं एक परी हूँ। आप लोग बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं। आपके बंसी ने आपको तकलीफ से बचाने के लिए 1 महीने से इतनी मेहनत की है। जब वो उस दिन चूल्हा खरीद कर लौट रहा था तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। मैं उसी बगीचे में मुंह के बल गिर गई थी। मेरे बाहों से खून बह रहा था। आकाश में किसी गिद्ध ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए मैं नीचे गिर गई थी और मेरे बाहों से लगातार खून बह रहा था। तब उसने मुझे उठाया और मेरे मुंह पर पानी का छींटा मारा, मेरे घाव साफ किए। उसने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी घर से कुछ लेकर आता हूँ। और वो घर से मेरे लिए दवाई, पट्टी, दूध और कुछ खाना लेकर आया। मेरे घावों से खून बहना बंद हो गया था। मैंने भरपेट भोजन किया था। मैं उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। मैं अपने लिए तो भोजन नहीं जुटा सकती, पर दूसरे के लिए अवश्य जुटा सकती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब आप लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दादी की आंखों से आंसू आ गए। हमारी बंसी ने बचपन से ही बहुत तकलीफ उठाई है। वो मेरा भी बहुत ध्यान रखता है। आपकी कृपा से हमारे खाने की समस्या भी खत्म हो गई। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। क्या बंसी जानता है कि आप परी है? नहीं, घायल होने से मेरे पंख टूट गए थे, पर अब मैं ठीक हूँ। हाँ, आप लोग जितना भी खाना चाहेंगे उतना खाना मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। दूसरे दिन बंसी जब सोकर उठा तो दादी ने उससे पूछा, उस दिन बगीचे में तुमने किसकी मदद की थी और किसको खाना खिलाया था? उस दिन, हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। वो गिर गई थी। उसके घाव साफ करके दवा लगा दी थी और उसे खाना भी खिलाया था। आप उस समय सो रही थी, इसीलिए बताना भूल गया। बेटा, वो परी थी। उसी ने मुझे सब कुछ बताया और कहा कि अब से हमें जो भी खाना चाहिए वो सोचते ही मिल जाएगा और अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बंसी उठकर बैठ गया और बोला, दादी, आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ बेटा, सच में। दूसरे दिन से ही वे लोग गैस के चूल्हे से ढेर सारा खाना मांगते और अपने जैसे गरीबों में खाना बांट देते। धीरे धीरे उनके पास सब कुछ हो गया। जादुई गैस का चूल्हा तो बहाना था, असली करामत तो बंसी की दूसरों की मदद करने वाली आदत थी। उनकी जिंदगी में अब कोई कमी न थी। जादुई गांव। बहुत समय पहले की बात है। कोल्हापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वह अपनी माँ के साथ रहता था। अर्जुन की माँ का नाम शांति था। अर्जुन और उसकी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और वे बहुत ही गरीब थे। अर्जुन के पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। कोल्हापुर गांव का मुखिया, जिसका नाम तेज प्रताप था, वह बहुत ही घमंडी और कठोर दिल का था। वह अर्जुन के सारे जमीन पर पहले ही कब्जा कर लिया था, जिससे अब अर्जुन के पास झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक दिन अर्जुन अपनी माँ से अपने पिताजी के बारे में पूछने लगता है। माँ, जब भी मैं पिताजी के बारे में आपसे पूछता हूँ तो
आप चुप क्यों हो जाती हो? आज मैं आपसे जानकर रहूंगा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। बेटा, तुम हमेशा इस बात पर क्यों अड़ जाते हो? ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पिताजी इस गांव के मुखिया तेज प्रताप से कुछ पैसे उधार लिए थे और वे उस पैसे को नहीं चुका पाए, जिससे मुखिया ने हमारी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। इस बात से तुम्हारे पिताजी बहुत चिंतित होकर घर छोड़कर चले गए। गांव वाले बोलते हैं कि उन्होंने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मगर बेटा, तेरे पिताजी किसी मुश्किल से इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वह बहुत ही परिश्रमी और बहादुर इंसान थे। मुझे यकीन है कि वे अभी भी जिंदा हैं। अर्जुन माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जमीन उस मुखिया के पास से छुड़ा कर ही रहूंगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। एक दिन अर्जुन अपनी गाय को चराने जंगल जाता है। धूप बहुत तेज रहती है, जिससे अर्जुन को बहुत तेज प्यास लगती है। फिर वह पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ती है। वह कुटिया के पास जाता है तो वहाँ एक साधु को देखता है। बाबा जी, मैं बहुत ही प्यासा हूँ, कृपा करके मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। अवश्य बेटा। साधु पानी लाता है। यह लो बेटा। उसके बाद अर्जुन पानी पीता है और बाबा जी की कुटिया के पास थोड़ी देर विश्राम करने लगता है। बेटा, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या मैं तुम्हारी परेशानी का वजह जान सकता हूँ? बाबा जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे सारे जमीन पर मेरे गांव का मुखिया तेज प्रताप ने कब्जा कर लिया है, जिससे मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं अपनी जमीन उस मुखिया के कब्जे से छुड़ाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास जमीन को छुड़ाने के लिए कुछ भी रकम नहीं है। इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, यहाँ से बहुत दूर मायापुर नाम का एक जादुई गांव है, जहाँ पहुंचकर तुम अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हो। जादुई गांव? ये कहाँ है बाबा जी? बेटा, यहाँ से कोसों दूर एक काली नदी है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े विषय में मगरमच्छ रहते हैं। नदी के उस पार वो जादुई नगर है। मगर बेटा, उस गांव में जाने से पहले तुम्हें उस काली नदी को पार करना होगा। फिर जब तुम जादुई गांव में पहुंच जाओगे तो तुम्हें वहां बहुत सारी जादुई शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, जो तुम्हें सोने के टीले के पास जाने से रोकेंगी। बाबा, वे जादुई शक्तियाँ मुझे सोने के टीले के पास जाने से क्यों रोकेंगी? बेटा, उस सोने के टीले पर खड़े होकर कोई भी व्यक्ति जो भी मांगता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है बाबा, मैं वहां अवश्य ही जाऊंगा। फिर अर्जुन बाबा को नमस्कार करता है और अपने गांव चला जाता है। माँ, मैं आज एक बाबा से मिला, जिन्होंने मुझे एक जादुई गांव के बारे में बताया। मैं वहां जाने की सोच रहा हूँ। वहां जाने पर हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मगर वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें किसी भी जादुई गांव में नहीं जाने दूंगी। तेरे पिताजी तो मुझे छोड़कर चले गए, अब तू भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। माँ, क्या तुम्हें अपने बेटे की बहादुरी पर भरोसा नहीं है? कुछ नहीं होगा मुझे। मैं अपना जमीन उस मुखिया के कब्जे से छुड़ाने के लिए जादुई गांव अवश्य जाऊंगा, जिसके लिए मेरे पिताजी मुझसे दूर हो गए। मैं उस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा। यह कहकर अर्जुन घर से निकल जाता है। जब अर्जुन वहाँ के लिए निकलता है तो उसके रास्ते में वह काली नदी पड़ती है। वह जैसे ही नदी में प्रवेश करता है, उसे एक मगरमच्छ दिखता है, जो उसे खाने के लिए उसकी तरफ आता है। उसको अपनी तरफ आता देखकर अर्जुन अपने पास से चाकू निकालता है और उस मगरमच्छ के पेट को फाड़ देता है। जैसे ही मगरमच्छ का पेट फटता है, उसमें से एक सुनहरी मछली निकलती है। सुनहरी मछली जब खुद को मगरमच्छ के पेट से आजाद पाती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और अर्जुन को धन्यवाद बोलती है। आज आपने मुझे मगरमच्छ के पेट से आजाद किया है,
इसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? फिर अर्जुन सुनहरी मछली से उस जादुई गांव के बारे में बताता है। वहाँ पहुँचना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। फिर मछली अर्जुन को एक जादुई तलवार देती है। ये लो, यह तलवार तुम्हारी हर परेशानी से तुम्हारी रक्षा करेगा। अर्जुन नदी पार करके उस जादुई गांव में पहुंच जाता है। जैसे ही अर्जुन उस गांव में पहुंचता है, तभी उसको एक बहुत लंबा, काला, भयानक सींग वाला इंसान दिखता है। वह अर्जुन के पास आता है और अर्जुन को अपने हथेली पर उठाकर उसको खाने के लिए मुंह खोलता है। तभी अर्जुन अपनी जादुई तलवार से उसका गला काट देता है और वह गिरकर मर जाता है। अर्जुन कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वह आगे जाकर देखता है तो एक बुढ़ा मनुष्य पिंजरे में कैद अपनी मदद के लिए गुहार लगाता है। फिर अर्जुन उसके पास जाता है और अपनी तलवार से उस पिंजरे को काट देता है, जिससे वह मनुष्य पिंजरे से बाहर आ जाता है और मनुष्य का नाम रतन लाल रहता है। इस पिंजरे से मुझे निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? फिर अर्जुन उस बूढ़े मनुष्य से सब कुछ बताता है। अर्जुन की बातें सुनकर रमन लाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अर्जुन को गले से लगा लेता है। बेटा, तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा पिता हूँ। बहुत साल पहले मैं अपनी जमीन उस मुखिया के कब्जे से छुड़ाने के लिए इस जादुई गांव में आया था, मगर एक जादुई बंदर ने मुझे अपने जादुई शक्तियों से इस पिंजरे में कैद कर दिया था। अर्जुन खुश होकर अपने पिताजी को गले लगाता है। तभी वह जादुई बंदर आ जाता है और रमन लाल को पिंजरे से आजाद देखकर गुस्से में रमन लाल को मारने के लिए उस पर उछलता है। तब अर्जुन अपनी तलवार से उस बंदर को मार डालता है और फिर अर्जुन और उसके पिताजी उस सोने के टीले की खोज में आगे बढ़ते हैं। तभी अर्जुन देखता है कि एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे से बहुत तेज रोशनी निकल रही है। अर्जुन दौड़कर झाड़ी के पीछे जाता है। वहाँ सोने का टीला देखता है, जिसकी रोशनी से चारों दिशाएं जगमगा रही होती हैं। पिताजी देखिए, हमारी मंजिल हमारे सामने है। फिर अर्जुन टीले के ऊपर चढ़ जाता है और टीले से ढेर सारा धन मांगता है, जिसे लेकर अर्जुन और उसके पिताजी वापस अपने गांव कोल्हापुर पहुंच जाते हैं। फिर अपने गांव पहुंचकर उसके पिताजी अपनी जमीन मुखिया के पास से छुड़ा लेते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं।